अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर आप सबों की खिदमत में अपनी ताज़ा तरीन कहानी तेरे पायल की झनकार लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। ट्रेन वक्त पर स्टेशन पहुँच गई थी। मैं अपना बैग उठाए पैदल ही चल पड़ा था। आज मेरे साथ उछलती कूदती बातें बनाती पूर्वी नहीं थी। आज मैं अकेला चल रहा था और वो मेरे ख्यालों से निकलकर कभी मेरे हाथों से बैग ले रही थी तो कभी मेरे चेहरे पर अपनी नजरें जमाए चहक कर कह रही थी, सार्थक अब तो तुम बड़े हो गए। अच्छा, बड़ी तो तुम हो गई हो। मैं कहता तो वो जोर से हंसती, हाँ तुम भी बड़े हो गए और मैं भी। फिर वो बैग मुझसे लेने लगती, लाओ मुझे दो, मैं ले चलती हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, तुम्हारी उछल कूद वाली चाल पर मेरा बैग भारी पड़ेगा। मैं बैग उसे दिए बगैर कहता तो वो नासमझी से मुझे देखती, अरे बैग लेकर उछलती हुई कहाँ चल पाओगी तुम बैग रहने दो। मैं फिर मुस्कुराता तो वो जोर से हंसकर और उछल उछल कर चलती तो मैं भी अपने कदम उसके साथ मिलाने के लिए तेजी से बढ़ाने लगता। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया अपने दादू के उसी मकान पर था जिसकी बगल वाली मकान में पूर्वी रहा करती थी। पापा इसी घर में पैदा हुए थे मगर मेरी पैदाइश शहर की थी। मैं अक्सर छुट्टियों में यहाँ आया करता था। मुझे यहाँ आकर सुकून मिलता था। बाबा को गांव से कोई लेना देना नहीं था। माँ को भी अपनी नौकरी दादू की देखभाल से ज्यादा प्यारी थी। मुझे दादू से बहुत प्यार था। जब मैं छोटा था माँ बाबा ने मेरी देखभाल के लिए दादू को अपने पास ही रख लिया था। फिर मैं जरा बड़ा हुआ तो दादू वापस से गांव आ गए। स्कूल में छुट्टी मिलने से पहले दादू मुझे साथ ले जाने के लिए शहर आते तो माँ बाबा मुझे खुशी खुशी भेज देते। मैं दादू के साथ सारा गांव एक कर देता। माँ बाबा की सारी पाबंदियां गांव आने पर खत्म हो जाती, मानो मुझे कैद से आजादी मिल गई हो। मैं दिल खोल कर जीने लगता और इस दिल खोल कर जीने में मेरा साथ देती थी पूर्वी। यानी मैं और पूर्वी एक साथ धमा चौकड़ी मचाते थे। मैं पेड़ों पर चढ़ता तो वो नीचे खड़ी अपना फ्रॉक फैलाए रहती। मैं आम अमरूद जामुन तोड़ तोड़ कर उसके फैले फ्रॉक में डालता रहता। फिर धीरे धीरे उसका फ्रॉक बड़े से आंचल में बदल गया और पूर्वी अल्हड़ सी शोख हसीना में। मैं इंटर में था कि दादू दिल के दौरे से गुजर गए। मैं माँ बाबा के साथ गांव आया था। दादू का गुजर जाना मुझे ये अच्छी तरह समझा गया था कि अब मैं गांव नहीं आ सकूंगा। हफ्ता भर रहने के बाद मैं माँ बाबा के साथ शहर जा रहा था। पूर्वी शाम आई थी मुझसे मिलने। हम दोनों छत की मुंडेर पर पैर लटकाए बैठे थे। अब मैं यहाँ नहीं आ सकूंगा। मेरा लहजा उदास सा था। क्यों? वो अपनी गहरी स्याह आंखें फैलाए मुझसे पूछ रही थी, दादू तो रहे नहीं, अब किसके लिए आऊंगा? मैं उदास होकर बोला तो वो बेसाख्ता बोल पड़ी, दादू चले गए तो क्या हुआ, मैं हूं ना। हाँ तुम तो हो, मगर माँ बाबा तुमसे मिलने मुझे आने तो नहीं देंगे ना। मेरी आवाज उदासी में घुल गई तो उसकी आंखें भर आई थीं। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और हाँ, बहुत बड़े अफसर बन जाना, कहती वो अपनी आंखें पोंछती छत के मुंडेर से उतरी तो उसकी पायल जोर से बजने लगी। मैं उसे देख रहा था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। मैंने जोर से कहा, तुम भी सिर्फ पढ़ाई करना, खेतों में उछल कूद बंद कर देना। मेरी बातों पर वो रुक गई। उसके रुकते ही पायल की झनकार भी बंद हो गई। फिर वो वापस मेरे पास आई और अपने पैरों से पायल उतारकर मुझे पकड़ाते हुए बोली, इन निगोड़ी पायलों की वजह से उछलती रहती हूँ मैं। मुझे इनकी झनकार अच्छी लगती है। एक तुम अपने पास रख लो और एक मैं रख लेती हूँ। ना पायल होगी ना मैं उछलूंगी। पूर्वी की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैं कुछ देर उसे देखता रहा। फिर वो एक पायल लिए चल
चलती बनी और एक मेरे पास रह गया। दूसरी सुबह मैं माँ बाबा के साथ शहर आ गया था। फिर मेरी पढ़ाई और माँ बाबा की कड़ाई मुझे दोबारा गांव नहीं आने दिया और आज पूरे 6 सालों बाद मैं दोबारा गांव आया था। अपने दादू के घर मैं ताला खोल रहा था मगर ताला खुल नहीं पा रहा था। मैंने एक उचटती सी नजर बाजू वाली मकान पर डाली। वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया था। मैं बार बार ताला में चाबी घुमा रहा था। कई बार की कोशिश के बाद ताला खुला और मैं अंदर चला आया। अंदर आया तो दादू की यादें, मेरा बचपन, मेरा झूला, मेरा कमरा, मैं भाग भाग कर सब कुछ देखता रहा और मेरे साथ पायल की झनकार के साथ उछलती पूर्वी भी चल रही थी, हंसती खिलखिलाती हुई। अब जाने कहाँ होगी। मैं सर्द आह भरकर सोचने लगा। 4 साल पहले उसकी शादी हो गई थी। वह चाचा ने शादी का न्योता भेजा था बाबा के नाम। माँ ने मुंह बनाकर कहा था अब गांव जाकर दोस्ती निभाने का वक्त नहीं रहा। माँ की बातों पर बाबा चुप होकर रह गए थे। मैं पूर्वी की शादी पर जाता तो उसे किसी और के साथ जाते हुए देख नहीं पाता, इसलिए नहीं आया। उसकी पायल अब भी मेरे पास थी और अक्सर मेरे ख्यालों में शोर मचाती रहती। मैं कितनी देर चुपचाप सारे घर में इधर उधर फिरता रहा कि तभी मेरे कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। सार्थक, तुम कब आए? ये पूर्वी थी। मैं उसे सर से पैर तक देखता रह गया। वही गहरी गहरी काली काली आंखें, वही वैसी ही प्यारी सी उसकी आवाज। हल्के आसमानी रंग की साड़ी पहने, बालों का जूड़ा बनाए दरवाजे पर खड़ी थी। मैं उसे एक टक देखता रहा बगैर नजरें झपकाए। सार्थक, तुम ठीक तो हो? वो मुझे इस तरह अपनी तरफ देखता पाकर घबरा गई थी। हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे आए घंटा भर हो गया है। मैं अपने पुराने झूले पर बैठता हुआ बोला तो वो, अरे उठो, देखते नहीं कितना गर्द जमा है इस पर। वो जोर से बोली और मैं बैठते बैठते उठ गया। रुको, मैं सफाई लगाती हूँ, कहती वो साड़ी का पल्लू कमर में बांधने लगी। फिर वो भाग भाग कर घर का कोना कोना साफ कर रही थी और मैं उसका हाथ बटा रहा था, बिल्कुल पहले जैसे मैं पेड़ पर चढ़ा हूँ और वो नीचे आंचल फैलाए खड़ी हो। घर की सफाई में 3 घंटे लग गए मगर अब भी सारा घर साफ नहीं हुआ था। अब कल होगी सफाई, कहती वो थक कर झूले पर बैठी तो मैं झूले को हौले हौले हिलाने लगा। अरे मत हिलाओ, अब मुझे चक्कर आते हैं, कहकर वो झूले से उतरी और मैं मुस्कुरा कर रह गया। खाना वो अपने घर से बना लाई थी। मैं चुपचाप खाना खाने लगा। वो पास ही बैठी रही। न उसने मेरे बारे में कुछ कहा, न मैं उससे कुछ पूछ पाया। क्या पूछता भला? मुझे तो पता था अब उसकी शादी हो गई है। अब पूर्वी पहले वाली कहाँ थी? ना वो चंचलता थी उसमें और ना ही वो शोखियां। आज मैं खाना खा रहा था और वो चुपचाप मेरे सामने बैठी थी। पहले भी वो अक्सर मेरे खाने के वक्त आ जाया करती थी। फिर वो कभी अचार, कभी मेरी प्लेट की सब्जी और कभी छाछ चट कर जाती। मैं उसकी चुटकी लेता तो रो पड़ती। दादू जोर से मुझे डांटते और कहते, तुम अपनी आदत सुधारो। मैं क्यों सुधारूं? इसे कहें अपनी आदत ये सुधारे। मैं सुधरने वाली चीज नहीं। मेरी बात पर वो मुझे जबान दिखाती और छाछ का ग्लास उठाकर भाग जाती। मैं उठकर उसके पीछे जाता मगर दादू मेरा हाथ पकड़ लेते। जाने दो उसे, मैं दूसरा ग्लास लाता हूँ तुम्हारे लिए। मैंने वाला मुंह में रखकर उसे देखा। वो छाछ का ग्लास भर रही थी। ग्लास मेरे सामने रखने के बाद वो मेरी प्लेट में सब्जी डालने लगी। तुम भी खाओ, मैं छाछ का ग्लास उठाकर बोला तो वो धीरे से मुस्कुराई। फिर बोली, हाँ खाऊंगी, बाबा के आने के बाद। अच्छा, बाबा कहाँ हैं? मैं ग्लास वापस रखते हुए पूछा तो वो
पानी का ग्लास मेरे पास रखती हुई बोली, पास वाली गांव दवा देने गए हैं, आते आते शाम हो जाएगी, तुम खाना खाकर आराम करो, शाम बाबा से मिल लेना। वो बर्तन उठाकर खड़ी होती हुई बोली तो मैं पानी का ग्लास उठाकर पीने लगा। उसके जाने के बाद मैं आराम की गर्ज से पलंग पर आया तो एक बार फिर पूर्वी की पायल शोर मचाने लगी। मैं उठ बैठा, बैग खोलकर उसमें से वो रुमाल निकाला जिसमें मैंने आज तक पूर्वी का पायल बहुत संभाल कर रखा हुआ था। पता नहीं उसकी एक जोड़ी कहाँ होगी, पूर्वी के पास या पूर्वी ने उसे खो दिया होगा। पायल मेरी उंगलियों में फंसी थी और हौले हौले बज रही थी। मैं उसे देर तक देखता रहा। अब इस पायल में झनकार पहले जैसी नहीं थी। मैं सोचता खिड़की के पास आ गया। खिड़की के बाहर दूर तक सब्जा ही सब्जा था। मैंने पायल दूर उछाल दिया। पायल बगैर आवाज किए मेरी उंगलियों से छूटकर दूर चला गया, मगर उसकी झनकार दिल में महसूस हो रही थी। मैं वापस आया, बैग वापस से बंद किया और पलंग पर लेट गया। रात गहरी होने पर मेरी आंख खुली थी। मैं उठकर बाहर आया तो हर तरफ मलगुजा अंधेरा फैला हुआ था। मैं कमरे से निकलकर मैं सीढ़ियां उतरकर बाहर वाली राहदारी में आया। वैद्य जी के मकान की लाइट जल रही थी। मैं धीरे धीरे चलता उनके मकान के दरवाजे पर आकर रुक गया। फिर आवाज लगाई, वैद्य चाचा। मैं सार्थक। मेरी आवाज पर पूर्वी की आवाज आई थी, बाबा उठो, देखो सार्थक आया है। फिर वो दरवाजा खुली और मैं अंदर आ गया। काफी रात गए तक मैं चाचा के पास ही बैठा रहा। फिर खाना खाने के बाद मैं सुबह फिर आऊंगा कहता उठ गया। मैं 15 दिनों की छुट्टी पर था और चाहता था कि यहाँ के मकान की मरम्मत करवा दूं। माँ बाबा मेरी शादी पर जोर दे रहे थे, मगर मैं उन्हें टाल रहा था। सर्विस के बाद मैं सबसे पहले दादू के गांव ही आया था। मुझे ये गांव वैसा ही लगा जैसा छोड़ कर गया था। 6 साल बहुत कहाँ होते हैं। मुझे ये गांव वैसा ही लगा जैसा छोड़ कर गया था। 6 साल बहुत कहाँ होते हैं, मगर इन 6 सालों में पूर्वी का मन और मेरा अपना दिल जरूर बदल गया था। शहर में जहाँ पूर्वी की पायल शोर मचाती थी, यहाँ आकर खामोश हो गई थी। मैं सोचता पूर्वी अब भी शोखियां बिखेरा करती होगी, मगर ये मेरा वहम था। अब तो वो काफी समझदार हो गई थी। मैं दिन के वक्त खेतों पर निकल जाता और रात पूर्वी के घर पर होता। वो खाना लगाती, मैं और वैद्य जी खाना खाते। फिर मैं अपने मकान में आराम करने की गर्ज से आ जाता। माँ बाबा का फोन हर रोज आया करता। मेरी बात भी होती रहती। एक दिन बाबा ने वैद्य जी से बात करवाने का कहा तो मैं अपने फोन से उनकी बात करवा दी। काफी देर तक दोनों की बातें होती रही। फिर वैद्य चाचा फोन मुझे पकड़ाते हुए बोले, तो क्या तुम लोगों को मालूम नहीं था कि पूर्वी के पति ने उसे छोड़ दिया है? ये क्या कह रहे हैं चाचा? मैं फोन पकड़ते हुए हैरानी से कह रहा था। पूर्वी मेरे पास से उठकर अंदर चली गई। हाँ बेटा, पूर्वी और उसके शौहर में कुछ अनबन हो गया था, इसलिए शादी के साल भर बाद ही पूर्वी के ससुराल वाले उसे यहाँ छोड़ गए। अब तो उसके पति ने दूसरी शादी भी कर ली है। चाचा सर्द आह भर रहे थे और मेरे दिल में पूर्वी की पायल जोर जोर से बज रही थी। मैं कुछ देर चाचा की बातें सुनता रहा, फिर उठकर अपने मकान में आ गया। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मेरी पूर्वी, मैं बार बार दोहरा रहा था। माँ बाबा को बुलाऊंगा, अपनी पूर्वी को इस बार अपने साथ ले जाऊंगा। मैं दिल में सोच सोच कर खुश हो रहा था कि तभी मेरा फोन बज उठा। फोन उठाया तो माँ का कॉल था। कह रही थी, कल ही वहां से वापस आ जाओ। मगर क्यों? अभी तो मेरी 2 दिन की छुट्टी बच रही है। मैं माँ की बात पर मिमियाया था। मैं जो कह रही हूँ वही करो, और हाँ,
वैद्य जी के घर जाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप बैग उठाओ और सुबह ही सुबह वहां से निकल पड़ो। अब माँ की बातें मेरी समझ में आ गई थी, मगर माँ, मैं कुछ बोलना चाह रहा था, मगर माँ मेरी बात काटते हुए बोल पड़ी, अगर मगर कुछ नहीं, जो कह रही हूँ वही करो। अच्छा ठीक है माँ, मैं कल आ रहा हूँ, सुबह ही निकल पड़ूंगा। मैं बुझे दिल से कहता, मोबाइल बंद करता, पलंग पर से उतरकर चप्पल पैरों में डाला और सीधा वैद्य जी के मकान पर आ गया। वैद्य चाचा, मेरी आवाज देने पर वैद्य चाचा की आवाज आई, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। मैं अंदर आया तो चाचा अपनी चारपाई पर लेटे थे। मुझे देखकर बोले, पूर्वी अपने कमरे में है, वहीं चले जाओ। मैं दबे पांव उसके कमरे के दरवाजे पर आ रुका। पूर्वी, मैंने धीरे से उसे पुकारा। उसका जवाब नहीं आया तो मैं 2 कदम आगे बढ़ा, फिर से उसे आवाज दी। अब भी कोई जवाब नहीं आया तो मैं कमरे के अंदर आ गया। वो अपने पलंग पर बैठी थी, ख्यालों में गुम। उसके हाथों में वही पायल थी जिसकी जोड़ी मैंने खिड़की से बाहर उछाल दिया था। पूर्वी, मेरी आवाज पर वो हड़बड़ा गई। पायल वाली हाथ पीठ के पीछे करती हुई बोली, तुम यहाँ इतनी रात गए? वो घबरा रही थी। हाँ, इतनी रात गए यहाँ नहीं आता तो ये कैसे देख पाता कि मेरी पूर्वी आज भी उस पायल को अपने पास संभाल कर रखी हुई है। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस मुझे एकटक देख रही थी। कल मैं जा रहा हूँ, यही बताने आया था। मैं उसका हाथ अपने हाथों में लेकर पायल उससे निकालते हुए बोला, क्यों, अभी तो तुम्हारी 2 दिन की छुट्टी है। वो कहते कहते रुक गई। हाँ है, मगर माँ का हुक्म है, जाना तो पड़ेगा ही। अगर उनका हुक्म नहीं माना तो वो मेरी फरमाइश कैसे पूरा करेंगी। मैं उसकी काली काली आंखों में देखता हुआ बोला और पायल अपनी जेब में रखता हुआ धीरे से मुस्कुराया। वो हैरानी से मुझे देख रही थी। कल सुबह निकल रहा हूँ, अगली बार माँ बाबा के साथ आऊंगा, और हाँ, इस पायल की जोड़ी के साथ। मैंने धीरे से उसकी नाक पकड़ी तो उसके आंसू गिरने लगे। मैंने उसका सर अपने कंधे पर टिका लिया। वो रोती हुई कह रही थी, सार्थक, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहूंगी। बेमन की शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। मेरी आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। मैं अपनी अगली कहानी लेकर जल्द आप सबों की खिदमत में फिर से हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फी अमानिल्लाह।